वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बढ़िया से होंगे। तो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3। किसका? चैप्टर नंबर 2, सप्लाई। ठीक है जी। अगर पहले दोनों पार्ट्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पिछले दोनों पार्ट्स आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंसीडरेशन से। कंसीडरेशन का मीनिंग वैसे तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, फिर भी मैं डायग्राम में आपको फिर से एक बार रिव्यू करवा देती हूँ कि कंसिडरेशन होता क्या है। देखिए, कंसिडरेशन मतलब जो भी आपने पेमेंट दी है, ठीक है, किसके लिए? सप्लाई के लिए। पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई, यानी या तो पैसे के अंदर पेमेंट की हो, मनी में पेमेंट की हो, या फिर अदरवाइज यानी किसी और टर्म में। मनी के अलावा किसी अदर टर्म में भी हम कंसिडरेशन दे सकते हैं, जैसे हमने बाटर सिस्टम भी देखा, एक्सचेंज भी देखा, ट्रांसफर भी देखा। तो मनी के अलावा अदर किसी सिस्टम से भी हम लोग जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट चाहे मनी में की हो या अदरवाइज देन मनी की हो, तो अगर आपने पेमेंट की है तो इसके अंदर आपके पास वो क्या आ जाएगा? कंसिडरेशन आ जाएगा। अब इसके अंदर हमारे पास एक मेन चीज क्या थी कि जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट को हम कंसिडरेशन कब मान के चलते थे? जब वो डिपॉजिट उस चीज के अगेंस्ट अप्लाई हो जाता था। मैंने रेंट का एग्जांपल दिया था, आपने रेंट के लिए डिपॉजिट दिया, फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज। ठीक है। जब तक ये डिपॉजिट एज अ कंसिडरेशन आप अप्लाई नहीं कर देते, आप अप्लाई नहीं कर देते, तब तक उस डिपॉजिट को कंसिडरेशन नहीं मानना है। मैंने एग्जांपल दिया था कि 2 मंथ्स का किराया आपका पेंडिंग है, 6 मंथ्स का आपने पे कर दिया था, तो बाद में वो जो 2 महीने का किराया था वो उस पर्सन ने इस डिपॉजिट में से डिडक्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल 10,000 उसने डिडक्ट कर लिए, 40,000 आपको रिटर्न कर दी थी। ये जो 10,000 जब उसने डिपॉजिट में से डिडक्ट किए एज अ कंसिडरेशन, तो हम उसको कंसिडरेशन मान लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस, यानी आपने कुछ पे नहीं किया लेकिन आपने कोई ना कोई एक्ट किया या कोई फॉरबियरेंस की, यानी किसी भी एक्ट को करने से मना किया। मेरी बात समझ में आई? या तो आपने कोई एक्ट कर दिया या किसी एक्ट को करने से मना कर दिया, तो उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी, उसको मॉनेटरी टर्म्स के अंदर कैलकुलेट कर लेंगे, उसकी वैल्यू कितनी है, तो उस वैल्यू को हम लोग क्या मान के चलेंगे? कंसिडरेशन। इस मॉनेटरी वैल्यू को हम यहाँ पे कंसिडरेशन मानेंगे। क्लियर? आगे देखेंगे। कोई ये जो कंसिडरेशन है ये रिसिपिएंट से भी आ सकता है और अदर देन रिसिपिएंट से भी हमें रिसीव हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जिसे गुड्स मिली हो या सर्विसेज दी गई हो उसी से कंसिडरेशन आए। नहीं, कंसिडरेशन आपके पास कहीं से भी मूव हो सकता है। ये पॉइंट को मैंने ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं लिया क्योंकि विद एग्जांपल ऑलरेडी मैं इसको डिटेल में पीछे डिस्कस कर चुकी हूँ पार्ट 1 में। इसके बाद सब्सिडी जो है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने दी है तो वो सब्सिडी कंसिडरेशन के तौर पे इंक्लूड नहीं की जाएगी, इसे आप एक्सक्लूड रखेंगे। ठीक है। अगर बात करें जो सब्सिडी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना दी हो, स्टेट गवर्नमेंट ने ना दी हो, कहीं और से आई हो, तो उस सब्सिडी को आप इंक्लूड करेंगे। बट सीजी और एसजी की जो सब्सिडी है वो आपने कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं करनी है। ये पार्ट, ये डायग्राम ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी थी। ठीक है। अब ये मैंने रिवाइज क्यों करवाया? क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ एक एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो डिस्कस करने रहते थे। आज हम वो एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। दो मेन बातें जो इसमें बताई हैं, दो सिनेरियोज इसमें बताए गए हैं। फर्स्ट वन क्या है? अगर डोनेशन हमें रिसीव होती है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, अगर डोनेशन रिसीव होती है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से इंडिविजुअल डोनर्स के थ्रू विदाउट क्विड प्रो क्यो। देखो मैं इसको डिटेल में आपको बताती हूँ। क्या हुआ? किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने क्या किया? डोनेशन ली। ठीक है, डोनेशन ली, तो इसे हम कंसिडरेशन कब मानेंगे? कंसिडरेशन तब मानेंगे जब वहां पे क्विड प्रोक्यो यानी कोई ना कोई ऑब्लिगेशन अगर होगा। क्विड प्रोक्यो यानी कोई ना कोई ऑब्लिगेशन होगा, उसके बदले में उसे कोई फायदा होगा। देखिए मैं आम भाषा में आपको बताऊं, सरल शब्दों में अगर हम बात करें, आपने क्या किया? डोनेशन दी। ठीक है। डोनेशन के बदले में आपको कुछ मिला,
कोई ना कोई ऑब्लिगेशन मिला। ऑब्लिगेशन नोट रिसीव्ड। ठीक है। अब ऑब्लिगेशन मिला मतलब, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने जो डोनेशन दी, आपने कुछ ऐसा काम करवाया जिससे आपकी एडवर्टाइजमेंट हुई। ठीक है, जिससे आपकी एडवर्टाइजमेंट हुई। आपने वहां बाहर अपना नाम लिखवाया, और इस तरीके से लिखवाया कि प्रॉपरली आपकी कोई एडवर्टाइजमेंट हो रही है। अपने बिजनेस का नाम लिखवाया, एड्रेस दिया उसका, और इस तरीके से आपने कुछ ना कुछ इस तरीके से आपने उसको शो अप किया कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, आपकी प्रोडक्ट्स को खरीदें, आपकी सर्विसेज को लें। इस तरीके की कोई भी एडवर्टाइजमेंट आपने करवाई, तो इसका मतलब क्या है? आपको ऑब्लिगेशन मिला। और ऑब्लिगेशन मिला, ये मैंने क्या दिया एग्जांपल। अगर आपको ऑब्लिगेशन मिला, दैट मीन्स वहां कंसिडरेशन एग्जिस्ट करता है। ऑब्लिगेशन नहीं मिला, आपको किसी तरीके का कोई ऑब्लिगेशन नहीं मिला, आपने नाम तो लिखवाया, जैसे कि डोनेटेड बाय राम स्वरूप, डोनेटेड बाय राम स्वरूप लक्ष्मी, वाइफ ऑफ राम स्वरूप, इस टाइप से अगर सिर्फ आपका नाम लिखा गया, ये कोई आपकी ऐड नहीं करता, पर्टिकुलरली बताता नहीं है आपके बारे में इतना कुछ, तो वहां पे इसका मतलब हम क्या लेके चलेंगे कि वो ऑब्लिगेशन आपको रिसीव नहीं हुआ। यहाँ किसी भी तरीके की एडवर्टाइजमेंट आपने अपनी नहीं की डोनेशन दे करके, तो यहाँ हम क्या मानेंगे कि आपको किसी भी तरीके का कोई कंसिडरेशन नहीं मिला, यानी ऑब्लिगेशन का होना जरूरी है। देखिए मैं आपको अब डिटेल में पढ़ाती हूँ ये। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड। अगर आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं किसी को हेल्प करने के लिए, और आपको इसके बदले में कोई नेम प्लेट मिल रही है या कोई एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे when the name of the donor is displayed in recipient institution premises in such a manner which can be said to an expression of gratitude and public recognition of donors act of philanthropy and not aimed at giving publicity। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, मैं इसको हाईलाइट कर दूं अलग से, नॉट एम्ड एट गिविंग पब्लिसिटी। यहाँ कोई पब्लिसिटी नहीं दी जा रही है टू द डोनर इन अ मैनर दैट इट वुड बी एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन ऑफ बिजनेस। ना ही ये एडवर्टाइजमेंट है और ना ही प्रमोशन ऑफ बिजनेस है। देन इट कैन बी सेड दैट देर इज नो सप्लाई ऑफ सर्विस। यहाँ सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं होगा फॉर कंसिडरेशन। इन अदर वर्ड्स देर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ रिसिपिएंट। यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ गिफ्ट है और डोनेशन है, तो यहाँ पे कोई भी जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आएगी। देखिए एग्जांपल मैं आपको और बता दूं, जहाँ पे इसे आप टैक्सेबल सप्लाई नहीं मानेंगे। भूषण है, भूषण ने डोनेट किया ब्लैक बोर्ड योगनिष्ठ संस्थान को। ठीक है, योगनिष्ठ संस्थान ने प्रिंटेड अंडरनीथ द ब्लैक बोर्ड सो डोनेटेड गुड विशेज फ्रॉम मिस्टर भूषण। सिर्फ यही लिखा, यहाँ से कोई मिस्टर भूषण की एडवर्टाइजमेंट हुई नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे अगर आगे इसके बिजनेस का नाम आता, इसका एड्रेस आता, तो दैट मीन्स वो एडवर्टाइजमेंट मानी जाती। ठीक है। नेक्स्ट वन, दुर्गा देवी ने डोनेट की कुछ मनी टेम्पल को। ठीक है, अपने लेट फादर के नाम से। तो उसने रूम बनवाया वहां पे, और वहां पे क्या लिखा गया, डोनेटेड बाय श्रीमती दुर्गा देवी इन मेमोरी ऑफ हर फादर। ठीक है, इन मेमोरी ऑफ हर फादर। तो यहाँ पे सिर्फ दुर्गा देवी वर्ड यूज हुआ है, कोई बिजनेस का नाम नहीं है, किसी भी तरीके की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, तो ये हमारे पास कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है जी। और ना ही इस पे जीएसटी आएगा। यहां तक ये क्लियर हो गया। देखिए एक टेबल भी छोटी सी बताई गई है सिंपल टर्म्स में। गिफ्ट और डोनेशन अगर दिया गया है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, पेमेंट की गई है डोनेशन से रिलेटेड, और पर्पस जो है इसका, उससे कोई भी कॉमर्शियल बेनिफिट नहीं होता, कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, तो उसे आप टैक्सेबल सप्लाई नहीं मानेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, कोई भी आर्ट वर्क अगर किसी आर्टिस्ट ने करके दिया गैलरीज को,
किसके लिए? एग्जीबिशन के लिए, तो उसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे क्योंकि वहां पे कोई भी कंसिडरेशन मूव ऑन नहीं हो रहा। लेकिन कंसिडरेशन के बदले में अगर कुछ आर्ट वर्क करके दिया है तो आप उसे सप्लाई मानेंगे और टैक्स भी लगाएंगे। ठीक है। देखिए, अब आर्ट वर्क करके दे रहा है गैलरीज को कोई भी आर्टिस्ट। ठीक है। एग्जीबिटेड फॉर सप्लाई, यानी हमने एग्जीबिशन लगाई है। एग्जीबिशन का मतलब क्या है कि हम दिखा रहे हैं पब्लिक को, वो चाहें तो खरीद सकते हैं। अगर उन्होंने खरीद लिया तब तो आप टैक्सेबल सप्लाई मानेंगे। देखिए, कोई भी एक आर्टिस्ट है ए। ए ने क्या किया, अपने 4 आर्ट बनाए, 1 2 3 4, और 8 गैलरी को दे दिए। अब 8 गैलरी ने क्या किया, अलग अलग सभी आर्टिस्ट के आर्ट्स अपनी आर्ट गैलरी में लगाए। ठीक है। इसके भी लगाए, दूसरों के भी लगाए। ठीक है। अब अलग अलग तरीके के लोग इन्हें देखने गए। ये अलग अलग तरीके से लोग गए इन्हें देखने के लिए। तो ये जो अलग अलग आर्टिस्ट ने 8 गैलरीज को, ये आर्टिस्ट है ए, ऐसे ही बी होगा, सी होगा, इन्होंने 8 गैलरी को अपने आर्ट्स दी लगाने के लिए। इन्होंने 8 गैलरी को अपनी आर्ट्स दे दी लगाने के लिए। तो जब इन्होंने 8 गैलरी को अपनी आर्ट्स दी लगाने के लिए, इसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे। इसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे, इसे भी नहीं मानेंगे। यहां तक मेरी बात समझ में आई? क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि अभी तो ये सिर्फ एग्जीबिशन के लिए गए हैं। यहाँ पे ये सब एग्जीबिशन के लिए गए हैं, एक्चुअल में अभी सेल नहीं हुई। लेकिन क्या हुआ, इस पर्सन को ये फिफ्थ वाला आर्ट, ये जो फिफ्थ नंबर पे आर्ट लगा हुआ है, ये बहुत पसंद आया। इसने इसको खरीद लिया। कितने में? 10,000 रुपीज में। इसने इसे 10,000 रुपीज में खरीद लिया। अब ये सप्लाई मानी जाएगी। मेरी बात समझ में आई? जब तक सिर्फ वो एग्जीबिशन में लगे हैं, एग्जीबिशन के अंदर दिखाए जा रहे हैं, दैट इज नॉट अ सप्लाई। तब तक वो सप्लाई नहीं है। लेकिन अगर इसमें से कोई भी आर्ट बिक जाता है, उसके बदले में पैसे मिलते हैं, तब उसे हम सप्लाई मानेंगे। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए हम ये पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको फिर से पढ़ा दूं। आर्टिस्ट गिव देयर वर्क टू आर्ट गैलरीज वेयर इट इज एग्जिबिटेड फॉर सप्लाई, जहां पे सिर्फ इनकी एग्जीबिशन लगेगी, कोई भी कंसिडरेशन जो है वो फ्लो नहीं होगा गैलरी की तरफ से आर्टिस्ट को। व्हेन द वर्क आर सेंट टू द गैलरी फॉर एग्जीबिशन एंड देयरफॉर दिस इज नॉट अ सप्लाई। ठीक है। इट इज ओनली व्हेन अ बायर सिलेक्ट अ पर्टिकुलर आर्ट वर्क, जब बायर सिलेक्ट कर लेता है कोई भी पर्टिकुलर आर्ट वर्क एट द गैलरी, दैट द एक्चुअल सप्लाई टेक प्लेस एंड एप्लीकेबल जीएसटी वुड बी एप्लीकेबल पेबल। बता दिया ये मैंने आपको, समझ में आ गया? ओके। नाउ ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया कंसीडरेशन का। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को क्लियर करूंगी। जैसे यहाँ पे ये शेड्यूल 1 के बारे में बताया हुआ है। शेड्यूल 1 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। मैं बताऊंगी आपको शेड्यूल 1 क्या है, लेकिन उससे पहले 7(1)(a) की डेफिनेशन को अच्छे से कवर कर लो। ठीक है। नाउ हमने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए ये कर रहे थे। उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ था कि कोई भी चीज सप्लाई कब मानी जाएगी, जब वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। यानी कोई भी चीज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, बिजनेस से रिलेटेड अगर हम कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, गुड्स खरीद बेच रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सप्लाई मानी जाएगी। अदरवाइज वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। ठीक है। अगर कोई भी चीज आपने पर्सनल कैपेसिटी के अंदर ट्रांसफर की, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मेरी पर्सनल कोई एसेट है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरा काम क्या है, कंसल्टेंसी सर्विसेज देना। ठीक है। इनकम टैक्स जीएसटी से रिलेटेड सर्विसेज देना।
अदर सर्विसेज जो भी मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, तो मैंने अगर इनसे रिलेटेड कोई भी सर्विसेज दी, जीएसटी अट्रैक्ट होगा, जीएसटी अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर मैंने ऐसी कोई सर्विस नहीं दी, मेरी पर्सनल कार है, पर्सनल कार मैंने सेल कर दी, तो वो मेरे बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, वो मेरे बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, तो मैं उसे जीएसटी के अंतर्गत उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो मेरी पर्सनल कैपेसिटी की एसेट थी। समझ में आई मेरी बात? देखिए, जीएसटी इज एसेंशियल अ टैक्स नॉट ओनली ऑन कमर्शियल ट्रांजेक्शन, ये सिर्फ कमर्शियल ट्रांजेक्शन पे नहीं लगता। हैंस ओनली दो सप्लाईज दैट आर इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जो कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में आती हैं उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। लेकिन जो आपकी इंडिविजुअल और पर्सनल कैपेसिटी के अंतर्गत आती हैं उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। कब तक? जब तक कि वो बिजनेस की डेफिनेशन के अंदर नहीं आ जाती। ठीक है, तो बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बिजनेस की डेफिनेशन हमारे पास सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 में बताई गई। ये पूरी डेफिनेशंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, कोई भी आप ट्रेडिंग एक्टिविटी कीजिए, कॉमर्शियल एक्टिविटी कीजिए, कुछ भी मैन्युफैक्चर कीजिए, किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड काम कीजिए, ठीक है, चाहे वहां पे मॉनेटरी बेनिफिट हो या ना हो। देखिए, मॉनेटरी बेनिफिट के अलावा अदर बेनिफिट्स भी कंसिडरेशन हो सकते हैं। मैंने पीछे बताया आपको, जो मॉनेटरी बेनिफिट डायरेक्टली नहीं देते कंसिडरेशन में, हम उनकी क्या ले लेते हैं? मॉनेटरी वैल्यू ले लेते हैं, कि वो मॉनेटरी में अगर हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यूएशन कितनी आएगी। ठीक है जी। तो आप चाहे ट्रेडिंग कीजिए, कॉमर्शियल एक्टिविटी कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, प्रोफेशन से रिलेटेड एक्टिविटी कीजिए, चाहे उसमें मॉनेटरी बेनिफिट है या नहीं है, वो बिजनेस का पार्ट माने जाएंगे। कोई भी उनसे रिलेटेड अगर आपने एक्टिविटी की तो भी वो बिजनेस का पार्ट माना जाएगा। जरूरी नहीं है वही, उससे रिलेटेड भी अदर एक्टिविटीज हो सकती हैं। सेकेंड थिंग, वो एक्टिविटीज उसमें वॉल्यूम हो या ना हो, यानी अगर आपने कोई बिजनेस की एक्टिविटी वन टाइम भी कर दी ना, जरूरी नहीं है बार बार आप उन एक्टिविटीज को करें। वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, आप जितने टाइम भी वो बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी करेंगे, वो क्या मानी जाएगी? बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी मानी जाएगी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी हो या ना हो जरूरी नहीं है, सिंगल टाइम भी आपने वो एक्टिविटी की तो भी वो बिजनेस की एक्टिविटी मानी जाएगी। क्लियर एवरीवन? नाउ, सप्लाई एक्विजिशन ऑफ गुड्स, आपने सप्लाई की या एक्विजिट की क्या? गुड्स, इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो आपने गुड्स सप्लाई की हैं और गुड्स एक्विजिट की हैं वो तो बिजनेस माना ही जाएगा। उसके अलावा अगर कैपिटल गुड्स या सर्विसेज आपने दी तो भी, या खरीदी तो भी, वो क्या माना जाएगा? बिजनेस की एक्टिविटी। यानी कि अब मैं प्रोफेशन में हूं, मैंने बताया मैं कंसल्टेंसी देती हूँ, तो अगर मैंने अपना कोई पीसी या अपने ऑफिस का एसी, जो मेरी कैपिटल गुड्स हैं, मेरी कैपिटल गुड्स क्या है? एसी है, जो मेरे कंप्यूटर सिस्टम है, मैंने उनमें से किसी को भी बेच दिया, तो वहां भी वो चीज अट्रैक्ट करेगी जीएसटी को। यानी कोई भी एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और क्लोजर ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम अगर मैंने ऐसी कोई एक्टिविटीज की, कैपिटल गुड्स वगैरह परचेज की, तो भी जीएसटी को कंसीडर करना है। आपने बेची है अगर कोई भी गुड्स, या क्लोज कर रहे हो अपना बिजनेस, तो भी जीएसटी अट्रैक्ट होगा। ठीक है, कोई भी एसोसिएशन और क्लब है, उसने एक कंसिडरेशन लेकर के, यानी किसी कंसिडरेशन के बदले में अपने मेंबर्स को कोई भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की, कंसिडरेशन लेकर के अपने मेंबर्स को कोई भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है तो वो बिजनेस का पार्ट माना जाएगा। कोई भी ऐसी चीज जहां आप कंसिडरेशन दे करके एंटर होते हो, कोई भी प्रेमाइसिस जहां पे एंटर होने के लिए आपको कंसिडरेशन देना पड़ता है। देखिए, बहुत सारे जू हैं, पिकनिक प्लेसेस हैं, जहाँ पे आप पैसा दे करके वहाँ पे एंट्री लेते हो, वहाँ पे एडमिशन लेते हो, तो वहाँ पे आपका क्या होगा? वो चीज़ बिजनेस मानी जाएगी, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। एज एन होल्डर ऑफ अ ऑफिस,
अगर आप एक्सेप्ट करते हो कोई भी ट्रेड या प्रोफेशन, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज करते हो तो उसे बिजनेस माना जाएगा। रेस क्लब की बात करें, रेस क्लब में अगर आप टोटलीसेटर का काम करते हैं, टोटलीसेटर जो बैटिंग वगैरह होती है ना, इनका टोटल करता है। ठीक है, इनका सरों का ब्यौरा रखता है कि कितनी बैटिंग्स हुई, किसने कितना जीता, कितना लगाया एंड ऑल। तो अगर आप टोटलीसेटर का काम कर रहे हैं, लाइसेंस टू बुक मेकर का काम कर रहे हैं, या फिर लाइसेंस टू बुक मेकर हैं उस क्लब के अंदर, तो भी आपका वो बिजनेस माना जाएगा और इसके ऊपर जीएसटी अट्रैक्ट होगा। कोई भी एक्टिविटी जो गवर्नमेंट करती है या लोकल अथॉरिटी करती है, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी जो गवर्नमेंट करे या लोकल अथॉरिटी करे उसे भी हम बिजनेस मानेंगे। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया। ये मेरे पास बिजनेस की डेफिनेशन थी। ऊपर भी आप लोगों को यही डेफिनेशन दी हुई है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ ये रही, बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड होता है ये आप लोग खुद पढ़ लेना, ये आप लोगों का कवर हो जाएगा। सेम वही चीजें हैं, वही बातें हैं जो मैंने आप लोगों को अभी बताई। अब देखिए, अब हम आते हैं अपने सेक्शन 7 पे। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए। मैं इसे रब कर दूं, शुरू से मैं आप लोगों को स्टडी करवाती हूँ। गाइस, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और नोटिफिकेशन के बटन पे जरूर क्लिक कर लेना भाई। हमें भी थोड़ी एनकरेजमेंट होती है कि बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं। आगे देखिए, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए क्या कह रहे हैं? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी किसी भी तरीके की गुड्स और सर्विसेज दी हो, ठीक है, चाहे वो सेल हो, ट्रांसफर हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, लाइसेंस हो, रेंटल हो, लीज हो या डिस्पोजल हो। ठीक है, इनमें से कोई भी सर्विसेज अगर दी गई हैं, मैंने आपको सबका मीनिंग बता दिया। विच इज मेड और एग्रीड टू बी मेड, यानी या तो वो सर्विसेज और गुड्स दे दी गई हैं या फिर देने का वादा किया है इन फ्यूचर। फॉर अ कंसीडरेशन, यानी कंसीडरेशन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंसीडरेशन भी होना चाहिए, किस के थ्रू? एक पर्सन के थ्रू, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यानी कि हमारे पास क्या क्या होना जरूरी है? एक तो एनी फॉर्म ऑफ सप्लाई, 8 फॉर्म है हमारे पास, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल। प्लस या तो आपने दे दिया हो मेड और एग्रीड टू बी मेड, प्लस कंसिडरेशन, प्लस इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी ये सब कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। फिर से मैं बता दूं, एनी फॉर्म ऑफ सप्लाई, मेड और एग्रीड टू बी मेड, फॉर कंसिडरेशन, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये 4 कंडीशंस हैं। अगर ये चारों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो वो आपके पास क्या बन जाएगी? सप्लाई बन जाएगी। ठीक है जी, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। ये हम बी और सी पार्ट इसका कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, इसमें हम ऐसी सप्लाईज भी देखेंगे जहां कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे क्या मान के चलते हैं? सप्लाई मान के चलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। पार्ट 4 के साथ जल्द मैं आप लोगों के सामने आऊंगी। ठीक है जी, तब तक टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।